Assalamu alaikum, everybody. I'm Zahid from Talks at Innovation Valley, and today we have very special and talented guest, Muhammad Saad from PayPal. Saad is working as senior research scientist at PayPal, and today's podcast topic is emerging technologies in fintech space and future of banking and payments. तो सबसे पहले साद मैं आपको आज के पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ। Thank you so much. Pleasure being here. बहुत शुक्रिया। तो साद इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ें और क्वेश्चंस पे जाएं, मैं सबसे पहले आपसे साद ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कीजिए, चूँकि ये हर पॉडकास्ट में मैं हर गेस्ट से ये सवाल पूछता हूँ ताकि जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर, जो स्टूडेंट्स, जो एजुकेशन और बिजनेस कम्युनिटी के लोग सुन रहे हैं, खास तौर पे स्टूडेंट्स और न्यू एंटरप्रेन्योर्स, उनको ये पता चल सके कि चैलेंजेस तो हर बंदे की ज़िंदगी में आते हैं। तो आपकी पर्सनल स्टोरी क्या है? आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की? आप कहाँ पैदा हुए? कहाँ पले-बड़े? कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहाँ गए? फिर अब आज आप ग्लोबल कंपनी पेपॉल में यूएसए में जॉब कर रहे हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचे? ये पूरा जर्नी कैसा रहा? बहुत शुक्रिया जाहिद। मैं पैदा हुआ था चिश्तिया मंडी है एक शहर वहाँ पे, और हमारा गांव था 28 कचियानी। और वहीं मेरी इनिशियल स्कूलिंग हुई थी। एक स्कूल था, वो आज भी है, उसका नाम है जूनियर मुस्लिम ग्रामर हाई स्कूल। इट डजंट मेक सेंस नाउ, बट उस वक्त वही हमारे लिए सब कुछ था। वहाँ पे ग्रूमिंग हुई इनिशियल। उसके बाद अराउंड 2001 वी मूव टू बहावलपुर। और बहावलपुर में मैं डोमिनिकन कॉन्वेंट स्कूल गया 2 साल के लिए। और उसके बाद फिर वहाँ से सादिक पब्लिक स्कूल चला गया। और सादिक पब्लिक स्कूल से ओवर ए लेवल्स के बाद आई मूव टू नस्ट मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। 2013 में ग्रेजुएट हुआ, 2014 में सॉरी। और ग्रेजुएट होने के बाद मुझे कोई जॉब ही नहीं मिली 1 साल। मैंने बहुत कोशिश की, इवन जो कुछ मिलती थी वो इतनी अंडरपेड होती थी कि उसमें खर्चे ही नहीं पूरे होने थे इफ यू आर इन दैट एरिया। तो फिर मेरी बहन ने मुझे रिकमेंड किया कि व्हाई डोंट यू डू मास्टर्स। तो मैंने फिर लम्स में अप्लाई किया मास्टर्स के लिए। और वहाँ पे in 2017 I graduated with my master's. But around the time I met a professor, Farid Zafar, जिस जिसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया टू परस्यू रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च. And from there I applied when I was at LUMS under his supervision. I applied in University of Central Florida for my PhD. यहाँ मेरा PhD में एडमिशन हुआ 2017 में। इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम लम्स आई मूव्ड हियर। यहाँ पे 2021 में मैंने अपनी PhD कंप्लीट की। और वो थी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की सिक्योरिटी, पर्टिकुलरली ब्लॉकचेन अटैक सरफेस के ऊपर। और 2021 में इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन आई मूव टू पेपैल। और आज आपके सामने हूँ। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी साद। मुझे ये भी बताइए कि पेपॉल में जब आपने अप्लाई किया, पाकिस्तान में रहते हुए ही किया, क्या चैलेंज आए? इंटरव्यू में उन्होंने किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे? पेपैल में मैंने जब अप्लाई किया, मैं यहीं पे था, मेरी PhD रैप अप हो रही थी उस वक्त। तो उसमें जब जब आप सॉर्ट ऑफ PhD कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस, उस तरह के चैलेंजेस रहते नहीं है। वो इतनी रिगरस ट्रेनिंग है। तो इंटरव्यूज मेरे वैसे काफ़ी सारे हुए थे, लेकिन उनमें यही था कि वो मेरी PhD से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते थे मोस्टली, कि आपने ये काम कैसे किया है। रिसर्च पेपर्स में उठा लेते थे। रिसर्च पेपर्स में से पूछते थे ये काम कैसे किया, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और मेरा काम था बेसिकली बिटकॉइन के ऊपर बहुत सारे द वे टू पुट इट इज वी uncovered novel attack vectors on Bitcoin using some new techniques. और उनका सवाल भी यही होता था कि हाउ फिजिबल इज दिस अटैक, हाउ व्हाट आर द काउंटर मेजर्स, और किस तरह से इसको आप नेक्स्ट फेज में लेके जा सकते हैं। सो दैट वाज हाउ द पेपैल जर्नी स्टार्टेड। राइट।
तो साद, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन फिनटेक स्पेस एंड फ्यूचर ऑफ बैंकिंग एंड पेमेंट्स। मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की जो इस्तेलाह है ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है। तो थोड़ा सा ये बताइए कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन जनरल किसे कहते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, और फिनटेक स्पेस में इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं, और किस तरह से ये इमर्जिंग ट्रेंड्स जो हैं वो पेमेंट सेक्टर को, पेमेंट सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो जो आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना, कि व्हाट आर द ट्रेंड्स, आई थिंक कोई भी इनोवेशन हो या कोई भी नई आप किसी भी नए प्रोडक्ट पे काम करें, किसी फीचर में काम करें, वन वे और दी अदर इट्स पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। इफ इट्स फिनटेक, नाम ही है फिनटेक है, तो उसमें टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। So the way I look at this question is कि what are the recurring trends और emerging trends, और उन trends के around कोई भी product या feature develop होगा, वो basically तो एक technology होगी। So emerging technology को आप इसी तरह देख सकते हैं कि कौन से payment sector में नए features, नए products, नए platforms आ रहे हैं, which are making payments easier or more secure. So innovative ways of doing it. सबसे पहले ये। दूसरा ये कि what is what are the emerging trends? Now this is a more important question. इसको थोड़ा सा अगर आप जूम आउट करके देखें कि बेसिकली ट्रेंड ऑलमोस्ट एक बड़ा जेनेरिक सा है, which has been prevalent in the last 15 to 20 years or even more than that, and that trend is moving towards a cashless society. और उसकी एग्जाम्पल ये आप देखें कि एक ज़माने में हम पेपर करेंसी में बहुत ज़्यादा इन्हसार करते थे, बहुत ज़्यादा उसका यूसेज होता था। एंड देन केम क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। पेपर करेंसी पे थोड़ा प्रेशर कम हुआ, लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते थे। और उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग आ गई, वो और जो है कैश का इस्तेमाल कम हो गया। फिर डिजिटल वॉलेट्स आ गए, फिर मोबाइल वॉलेट्स आ गए। तो बेसिकली if you zoom out, you say that you will see that the trend is moving towards a cashless society where paper currency usage is minimized. That's number one. Number two is कि उसके around जो है, with this objective in mind कि we are moving towards a more digital digitizing money. Let's put it this way. So we are digitizing money, and we are doing it using two broad streams. वो streams क्या हैं? Number one, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल और लेगेसी फियाट सिस्टम, जो आप और मैं यूज करते हैं, जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज है, द वे दे वर्क, ऑनलाइन शॉपिंग जो है, वो fiat. And then there is digital currencies, and particularly cryptocurrencies. वो एक उसकी different branch है. And in both of these, the more refinements you see, for example, in fiat you are seeing tapless, जैसे कोविड आया उसके बाद contactless payment या tap to pay, और online shopping में buy now pay later. These are the features, but all of them are advancements of traditional fiat system, and the objective is making checkouts or making payments easier, and reducing dependency on cash. And likewise in cryptocurrencies, they make cross-border payments very easy. Pseudonymous transfer है, peer-to-peer transfer है, but again not relying on paper currency. So to summarize this, the trend, the emerging trend is actually a very recurring trend, which is moving towards a cashless or society. And we are making advancements in that direction using two broad methods. One is making refinements to the fiat ecosystem, and also in parallel, making advancements in the cryptocurrency or digital currency ecosystem. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन सिस्टम्स जो हैं, थोड़ा सा पहले तो ब्लॉकचेन को डिफाइन कीजिएगा क्विकली 30 सेकंड में, लेकिन उसके बाद ये बताइएगा कि जो ब्लॉकचेन सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से पेमेंट इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, और पेमेंट, इस पेमेंट सिस्टम को ब्लॉकचेन सिस्टम्स पे लेकर जाने के क्या बेनिफिट्स हैं और चैलेंजेस क्या आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस को
or country wise, region wise? राइट। सो जाहिद, एक्चुअली इसका जो जवाब है ना कि ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है, इस अगर हम इसको बिल्कुल बेयर बोन स्ट्रक्चर्स में ले आए ना, हम बहुत ही सादा इस्तेलाह के अंदर इसको इसको डिस्क्राइब डिफाइन करेंगे, तो वो जो मोटी बात है ना वो समझ आ गई, तो इवेंचुअली सारी चीजें वैसे समझ आती हैं। सबसे पहले कि ब्लॉकचेन सिस्टम है क्या। आप इमेजिन ये करो कि इस वक्त आप एक लैपटॉप के सामने और मैं एक लैपटॉप के सामने, और हमारे लैपटॉप में एक हार्ड ड्राइव है, बल्कि हार्ड ड्राइव को भी कभी लफ्ज छोड़ दें, स्टोरेज है एक, और हमने अपने लैपटॉप में वीडियो स्टोर की हुई है कुछ, और कुछ एक फोल्डर है उसके अंदर वीडियोस है, आपके पास एक फोल्डर है उसके अंदर ऑडियोज हैं और वीडियोज हैं। अब इमेजिन करो कि somebody, a third person tries to access the first folder in my computer and the first video, and the same person tries to access folder number 1 in your computer or video number 1। ओवरवेलमिंग प्रोबेबिलिटी ये है कि आपकी और मेरी जो कंटेंट है, वीडियो है, वो डिफरेंट है, वो हम दोनों की सेम नहीं है, हमारी हार्ड ड्राइव की स्टोरेज सेम नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, एक दूसरे से मैच नहीं करते। बट अगर वो बंदा यूट्यूब के सर्वर पे जाए, फोल्डर नंबर 1, वीडियो नंबर 1 इज गोइंग टू बी द सेम, एंड ऑल एनीवन एक्सेसेस यूट्यूब्स कंप्यूटर्स, फोल्डर नंबर 1, वीडियो नंबर 1 इज गोइंग टू बी द सेम। अब यूट्यूब एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल है, कंसिडर यूट्यूब एज अ बैंक। तो और उस पे जो वीडियो पड़ी, जो कंटेंट पड़ा हुआ है, कंसीडर दैट एज अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, या उसे करेंसी कह लें आप। इफ यू चेक दैट piece of information, it is going to be consistent as long as YouTube is up। नाउ, जो मैंने पहले मिसाल दी थी कि आपके और मेरे कंप्यूटर्स के अंदर वीडियो पड़ी है, इफ यू एंड आई से कि अच्छा हमने एक सिस्टम बनाना है जिसके अंदर वी विल मेक श्योर व्हाइल आवर कंप्यूटर्स आर डिफरेंट एंड व्हाइल वी आर इन डिफरेंट लोकेशंस, बट हमारी जो स्टोरेज होगी ना वीडियोस की, मैं जस्ट कीप दिस एग्जांपल इन माइंड, वीडियोस की स्टोरेज है, if somebody accesses our computers, they will find the same video on the first folder or any folder, it has to be consistent। तो हमारा झगड़ा किस बात पे होगा कि भाई कैसे इसके अंदर इंसर्ट करें, किस सीक्वेंस में इंसर्ट करें, और कैसे इसको इसको कॉपी करें कि कंसिस्टेंट रहे। एंड द वे यू विल डू दिस इज बाय रनिंग व्हाट वी कॉल अ कंसेंसस प्रोटोकॉल और कंसेंसस। इट कैन बी एज सिंपल एज कॉइन फ्लिप। हम दोनों कॉइन फ्लिप करते हैं। मैं कहता हूं कि जब हेड्स आया तो मैं वीडियो डालूंगा और तुमने कॉपी कर लेनी है, और अगर टेल्स आया तो तुम इंसर्ट करोगे वीडियो और मैं तुम्हारी हार्ड ड्राइव से वो कॉपी कर लूंगा। तो अब क्या हुआ कि इफ यू कीप ऑन रनिंग दिस, हम दोनों वीडियोस इंसर्ट भी कर रहे हैं और कॉपी भी कर रहे हैं, और हम दोनों की डेटाबेस बिल्कुल कंसिस्टेंट है। एग्जैक्टली यही ब्लॉकचेन सिस्टम का एक जो बेयर बोन स्ट्रक्चर है, जो की आइडिया वो ये है कि नाउ देयर आर thousands of computers, they are running a consensus protocol, and the consensus protocol allows them to insert data into that database। तो जो ब्लॉकचेन लेजर है वो एक बेसिकली एक बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर डेटा इंसर्ट होगा, और जैसे ही जो कंसेंसस प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा हु गेट्स टू इंसर्ट डेटा, बाकी सब उसका डेटा कॉपी कर लेंगे। अब वो डेटा क्या है? वो डेटा है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या है? वो बेसिकली मेरे वॉलेट एड्रेस से तुम्हारे वॉलेट एड्रेस पे कोई ट्रांसफर हुआ, मैंने तुम्हें 2 बिटकॉइंस या 3 बिटकॉइंस अपनी पब्लिक की से तुम्हारी पब्लिक की में भेजी। अब वो इंफॉर्मेशन गई नेटवर्क के अंदर, और नेटवर्क ने कंसेंसस प्रोटोकॉल रन किया, और जो whoever gets to insert that into a block, everyone else copies। now इसके बेनिफिट्स क्या है? इट इज नॉट अ सर्वर मॉडल, इट्स अ पीयर टू पीयर सिस्टम, क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं है। यूट्यूब में था, यूट्यूब बंद हो गया, अब आप वीडियो नहीं एक्सेस कर सकते। बट अब क्योंकि हमने ब्लॉकचेन लेजर इन 10,000 कंप्यूटर्स में, या इवन 5,000 कंप्यूटर्स में, या 500 कंप्यूटर्स में रेप्लिकेट कर दिया, तो अगर एक कंप्यूटर डाउन हो गया कोई बात नहीं, बाकी सारों के पास वो डेटा पड़ा हुआ कंसिस्टेंट है, 2 हो गए या 3 हो गए। बेनिफिट्स क्या है? पीयर टू पीयर सिस्टम, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। और पेमेंट सेक्टर के अंदर इसकी रेवोल्यूशन ये है कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, वो देयर इज एक्चुअली नो बॉर्डर। अगर तुम बिटकॉइन नोड, एनीवन कैन ज्वाइन, तुम बिटकॉइन नोड रन करो, मैं बिटकॉइन नोड रन करता हूँ, वी स्टार्ट एक्सचेंजिंग ट्रांजैक्शंस, तो देयर इज नो बॉर्डर। मैं साथ वाले शहर में करूं ट्रांजैक्शन, या पाकिस्तान में भेज दूं ट्रांजैक्शन, इट्स ऑल द सेम। सो और इसमें इट्स योर मनी दैट यू ओन। सो इफ यू हैव बिटकॉइंस, तो जब आपके पास जब तक प्राइवेट की है, यू ओन इट। बैंक्स में होता है, बैंक्स कैन सीज योर मनी, कैन फ्रीज और लॉक योर अकाउंट। हियर नो वन कैन सीज और लॉक योर अकाउंट unless you lose your private key।
और लास्टली आइड से कि इसके जो चैलेंजेस हैं कि वाइल दिस इज यूजफुल इन मेनी वेज, इसके कुछ हार्म्स भी हैं. इफ यू मेक पेमेंट्स लॉट इजियर फॉर एनीवन, नाउ एनीवन कैन बी एन अब्यूजर, can be an adversary who would try to trick the system, do money laundering. That is one use like abuse case. At the same time, the systems are also facing some challenges. ये सिस्टम स्केल अप नहीं करते. जिस तरह क्लाइंट सर्वर मॉडल स्केल अप कर जाता है, उसकी थ्रूपुट अच्छी होती है, इनकी थ्रूपुट उतनी अच्छी नहीं होती. यू हैव, और जो कंसेंसस प्रोटोकॉल एट टाइम्स देयर क्वाइट एक्सपेंसिव, तो वो उनके अपने टेक्निकल कुछ चैलेंजेस हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, I'd like to ask you कि इज दिस डेफिनेशन क्लियर कि जो ब्लॉकचेन सिस्टम का जो बेयर बोन स्ट्रक्चर है ये समझ आया, और क्या इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं? हाँ बिल्कुल, ये समझ में आ गया इसमें, लेकिन एक क्वेश्चन और पैदा हो गया है कि देखें, जैसे आपने उस तरफ इशारा भी किया है हम्म. कि जब पीयर टू पीयर उसको कर दिया, हाँ जी. अब बीच में किसी का ना तो चेक है, ना कोई सेंट्रल सर्वर उसको अप्रूव कर रहा है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी बीच पीछे नहीं है, तो बिल्कुल. ये तो फिर फ्रॉड हो सकते हैं, आपस में मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है इस पे। तो देखें, अगर किसी चीज पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो वो तो फिर क्राइम पेशा अफराद भी इस्तेमाल करेंगे, तो इस एलिमेंट को इसमें नहीं ध्यान में रखा गया। अगर कल को फर्ज करें, एक और इसमें ऐड कर देता हूँ, हम्म. एक और कुछ छोटा सा क्वेश्चन, कि कल को गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि ठीक है हम अपने सिस्टम्स को ब्लॉकचेन पे ले जाते हैं, लेकिन हमारा चेक एंड बैलेंस कैसे रहेगा? ये मामला तो सारा पीर टू पीर कर दिया, सेंट्रल सर्वर का तो कंट्रोल ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है. सबसे पहले तो ये अच्छा लगा कि आपने बड़ा सही सवाल उठाया कि अच्छा, अगर हम लोगों के हाथों में ताकत दे देंगे कि वो सारा अपना फाइनेंशियल इकोसिस्टम खुद मैनेज कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट का बीच में क्या रोल है? पहले तो जो इससे पहली बात है ना कि ये तो जराइम पेशा लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज ट्रू फॉर एनी टेक्नोलॉजी. दैट इज ट्रू फॉर मोबाइल फोन्स. दैट इज ट्रू फॉर एनी, दैट्स ट्रू फॉर कंप्यूटर सिस्टम्स इन जनरल. तो ये आर्ग्यूमेंट कि ये तो हर चीज इस्तेमाल हो सकती है, इवन कन्वेंशनल बैंकिंग भी इस्तेमाल होती है, मतलब कन्वेंशनल फियाट सिस्टम भी इस्तेमाल होता है. आई विल नॉट से बैंकिंग, बट जो फियाट सिस्टम है उसके अंदर भी ये सारे अब्यूजेस होते हैं. सो every system inherits that propensity of being abused. But अब अगर इसको गवर्नमेंट के लेवल पे देखा जाए, तो जनरली स्पीकिंग गवर्नमेंट अपना कंट्रोल लूज करती है. इफ फॉर एग्जांपल आप और मैं, हम सारे जो है आज बिटकॉइन पे शिफ्ट कर जाते हैं, सब लोग पेमेंट्स जो है वो बिटकॉइन के ऊपर करेंगे, तो गवर्नमेंट उसमें, वो गवर्नमेंट के हाथ में वो रहेगी नहीं कंट्रोल ऑफ, पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर दैट मनी. एंड वन ऑफ द मैनिफेस्टोस, अगर आप नाकामोटो का पेपर जो बिटकॉइन का व्हाइट पेपर है, वो बेसिकली उसमें यही थीम आपको नजर आएगा कि people should have control over money. Now, there are advancements. I'll sum it up with this. There are certain advancements in our ecosystem जहाँ पे एक नई टेक्निक, एक नया फ्रेमवर्क लेके आ जा रहा है, आप इसे एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कह सकते हैं. वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, CBDC उसका नाम. That is the best of both worlds. Can we come up with a system जो which brings the best of both worlds, कि आप क्रिप्टो करेंसीज की एफिशिएंसी भी लेवरेज कर सकें, और आप ये चेक्स एंड बैलेंस भी रख सकें कि इन सम सेंस के इसमें मनी लॉन्ड्रिंग या ये वाले रिस्क कम हो जाए, एंड उसमें गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर हो. तो वो एक मॉडल है CBDC, जो कि विच ये बताइएगा कि ऑनलाइन प्राइवेसी क्यों मैटर करती है? यूज या अब्यूज केस जो हैं ऑनलाइन प्राइवेसी के मौजूदा पेमेंट इंडस्ट्री के अंदर, आप कैसे इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि ये वाकई मौजूद है? और प्राइवेसी प्रिजर्विंग मॉडल जो हैं वो इन दिनों क्यों डिमांड में हैं? एक्सीलेंट क्वेश्चन. सबसे पहले कि वाई प्राइवेसी मैटर्स. आप जाहिर, आप एक इसके बड़ा, इसके दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं. एक ये है कि इफ यू हैव नथिंग टू हाइड, व्हाई आर यू अफ्रेड, के लाइक अगर मेरे लैपटॉप या मेरे मोबाइल फोन में कोई ऐसा डेटा नहीं है बी व्हिच कैन कॉम्प्रोमाइज मी, व्हाई शुड आई हाइड इट? सो एक्चुअली जो इसका रूट कॉज है, इट्स मोर देन दैट. आप इमेजिन करो कि आप मेरे साथ ये पॉडकास्ट कर रहे हो, एंड देयर इज समवन हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, जो आपके बिल्कुल पीछे खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपको देख रहा है. You will naturally get uncomfortable with the idea that someone is watching you.
So that's a discomforting idea. And why is that? इसकी रूट कुछ एवोल्यूशन के अंदर भी है कि when human beings were hunter gatherers, if they were being hunted, उनको अगर कोई हंट कर रहा था तो वो उनको स्टॉक करता था। पहले कोई जानवर है, सपोज करो कोई शेर है, वो स्टॉक करेगा। So if someone is stalking you, it almost always is a bad news, because ये हमारे दिमाग में फीड हो चुकी है। आप लाइब्रेरी में बैठे किताब पढ़ रहे हो, कोई पीछे खड़ा आपको देख रहा है, सिर्फ just the thought कि someone is watching you is a discomforting thought. It So उसको आप मोर फॉर्मल वे में उसको ब्रीच ऑफ प्राइवेसी कहते हैं कि आई एम डूइंग समथिंग दैट्स माय ओन बिजनेस, व्हाई समवन वाचिंग ओवर इट। सो सबसे पहली बात ये कि इट्स व्हाई प्राइवेसी मैटर्स, बिकॉज ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, whether innocuous or harmful or invasive, it is just not good. So that's why privacy matters. Now how it manifests, if I remember your question, how it manifests itself in payment ecosystem. तो आप नोट करो कि whatever you do online, it leaves a digital footprint unless you're using some privacy preserving mechanisms, but it generally leaves a footprint. आपने गूगल पे क्या सर्च किया, किस वेबसाइट पे गए, क्या चीज़ आपने शॉप की, या आपकी शॉपिंग ट्रेंड्स क्या हैं, और आपके फ्रेंड्स क्या हैं, आपकी पॉलिटिकल सब्सक्रिप्शंस क्या हैं, आपकी रिलीजियस एफिलिएशंस क्या, ऑल दीज थिंग्स कैन बी इंटरप्रेटेड बेस्ड ऑन द डिजिटल फुटप्रिंट दैट यू हैव नाउ. Just to give you an example how it manifests itself, ताकि it becomes clear. For example, imagine कि I meet you tomorrow and I see कि you're wearing जो आपने कैप पहनी हुई है वो बर्गर किंग की है, और आपने शर्ट पहनी हुई है जो जिसपे एप्पल का कोई लोगो है फॉर एग्जांपल, और आपके जूते नाइकी के जूते हैं. So now just by looking at you, I can profile you कि अच्छा इनकी कोई ना कोई एफिलिएशन बर्गर किंग के साथ भी है क्या, शायद शौक से खाते हो, ये मैक के यूजर लगते हैं मुझे क्योंकि मैक की टी शर्ट पहनी हुई है और इन नाइकी के जूते पहने हुए, इसका मतलब है नाइकी भी इनको पसंद है. सो दीज आर द ब्रांड. सो आई कैन प्रोफाइल यू. और इमेजिन करो कि मैंने आपको ये, आई हैव टू सेल यू दिस पेन. You don't need that pen, you already have a pen, it's useful. I just want to create a need where I can sell you this pen although you don't need it. So how I'm going to do that is by I will modify my pitch to you in a way that I can create the need by profiling you. So how I'll do it is कि भाई ये बड़ा अच्छा पेन है, मैं सारी इसकी चीजें बताऊंगा, बट इसमें मैं ऐड करूंगा कि जनाब ये बर्गर किंग के एम्प्लॉयज हैं उनको सबसे ज्यादा पसंद है, या इफ यू बाय इट यू विल गेट पॉइंट्स व्हिच यू कैन कैश आउट ऑन बर्गर किंग, which can you can cash out while you're buying a next Apple product or next Nike product. So now I'm appealing to your inclinations. So मैं आपको प्रोफाइल करके अब मैं आपको एक पिच दे रहा हूँ which I'm trying to appeal to your biases. So I will create the need and eventually I'll sell this to you. So ऑनलाइन प्राइवेसी अब इसको बिल्कुल इसी मॉडल में ले आओ. एट टाइम्स जो आपको गूगल पे ऐड नजर आते हैं या सोशल नेटवर्क्स पे या सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे आपको जो ऐड नजर आते हैं वो बड़े आपकी प्रोफाइलिंग करके आपको दिखाए जाते हैं. दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ नीड बिकॉज दे हैव सो मच डेटा ऑन यू कि जो आपने जितना भी डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ा उन्होंने उसको कैप्चर किया, उससे आपकी प्रोफाइलिंग की, इन्फर किया कि इसको क्या चीज पसंद होगी अगली, और उसकी बेस पे वो आपको एक एड दिखाएंगे एंड दे विल क्रिएट अ नीड एंड they'll sort of make you click on this and and buy something which is in that advertisement. So that's how why online privacy matters and how it manifests itself in today's financial ecosystem. राइट. तो साद, ये मुझे इसी से एक छोटा सा सवाल ये पैदा होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करते हैं, कहीं अकाउंट बनाते हैं, तो वो शुरू में एक एग्रीमेंट भी बताता है और अंदर जब हम उसको लॉग इन कर लेते हैं तो वो समटाइम ये भी पूछता है कि अच्छा आप इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हम आपकी फला फला चीज ट्रैक नहीं करेंगे. और फिर वो ये इस तरह के मैसेजेस भी हम देखते हैं व्हाट्सएप में कि एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड है, ऐसे करके भी कुछ हमें नजर आता है. तो ये जितनी सारी चीजें कंपनीज की तरफ से कस्टमर को शो कराई जाती हैं कि आपका डेटा, एक तो ये बिल्कुल महफूज है, दूसरा ये कि अगर आप इजाजत नहीं देते तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है या वाकई अगर वो एग्री कर जाए तो फिर वो इस्तेमाल नहीं करते?
तो असूलन तो ये बाइंडिंग होना चाहिए कि अगर आपने कुछ एक्सप्लिसिटली स्टेट किया। बाय द वे, मुझे याद है आपने आखिरी सवाल उसमें आपके क्वेश्चन का एक जो लास्ट पार्ट था, व्हाई प्राइवेसी प्रिजर्विंग टेक्नोलॉजीज आर इन डिमांड। आई विल गेट टू दैट, फर्स्ट लेट मी आंसर दिस कि देयर आर मोर, सो ideally they should honor the contract, and more likely they will honor the contract, but there are more ways to use data than just what's mentioned there. ठीक है, मैं कहूँगा जी मैं आपकी डायरेक्टली आपका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कम ऑन माई शॉपिंग वेबसाइट और मैं आपका सारा डेटा मेरे पास है, मैं आपकी PII इंफॉर्मेशन सपोज या नहीं शेयर करूँगा। आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, या आप कहाँ रहते हैं, या आप की एज ग्रुप क्या है, एज क्या है। बट देन देर इज साइड चैनल इंफॉर्मेशन, व्हाट वी कॉल साइड चैनल इंफॉर्मेशन, कि मैं आपको एक यूजर ए का नाम दे देता हूँ, ये यूजर ए है और इसके ये बाकी इसके इंटरेस्ट ये हैं, इसने ये चीजें खरीदी, इसके इंटरेस्ट ये, इसकी बायसेस ये हैं, और मैं वो वाला मॉडल विच डजंट हैव स्पेसिफिकली और एक्सप्लिसिटली योर डेटा, बट डेटा रेलेवेंट टू यू, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, वो मैं सेल कर सकता हूँ। सो दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स दैट्स गोइंग ऑन। और यूजर एग्रीमेंट अगेन अगर लिखा है उसको ऑनर होना चाहिए। नंबर टू, जो वाई प्राइवेसी प्रिजर्विंग मॉडल्स आर इन डिमांड, सो लुक एट इट दिस वे कि यू स्टिल वांट मोर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। जब आप शॉपिंग करने जाओ, जब आप एक एयर फ्रायर है कोई चीज टाइप करो, यू नीड एग्जैक्टली व्हाट यू लुकिंग फॉर, विच अगेन रिक्वायर्स प्रोफाइलिंग। तो यूजर्स के इन सर्टन वेज इट्स इट्स इन देयर एडवांटेज कि उनको वो प्रोडक्ट दिखाई जाए विच दे आर इंटरेस्टेड इन, ताकि वो टाइम ना जाया करें और कोई डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है उनको वो मिले। बट एट द सेम टाइम दैट रिक्वायर्स प्रोफाइलिंग। अब वो प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, तो प्रोफाइलिंग कैन बी इन्वेसिव, it leads to paranoia. So how do you tackle this? How do you balance it out? वो जो बैलेंसिंग एक्ट है ना, वो है प्राइवेसी प्रिजर्विंग मॉडल्स। लाइक यू हैव certain, what basically, in summary, what privacy preserving models do is that they allow computations, या आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं डेटा पे, but the data and the result of that computation would be profiling, but it will not be using specific information of a user. So आप डेटा शेयरिंग को एक ऐसे मॉडल में करते हैं, कैसे मोड में करते हैं कि यू कैन नॉट इन्फर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ यूजर, however you can still extract something from that model, जैसे ई डिफरेंशियल प्राइवेसी मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, where you can do some computations on them and get some results, but you do not get specific information which you can, using which you can profile someone. So that's why privacy preserving models are in vogue or in demand. Okay. We need, the user should have certain control, but also leverage the benefits that they can get from the online experience. साथ मौजूदा फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर जो मशीन लर्निंग और एआई है उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, उसका इस वक्त क्या फायदा हो रहा है और मजीद फ्यूचर में उसका क्या फायदा होगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये सबसे पहले तो जाहिद इस चीज को क्लियर करते हैं कि मशीन लर्निंग और एआई में फर्क क्या है। बहुत सारे लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई। सो अगर आप अभी गूगल यूज करते हो, ईमेल लिखते हो, so सबसे पहले तो मशीन लर्निंग इज लर्निंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट। कि डेटा है आपका पास्ट, आपने कुछ चीजें यूज की हैं या आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं, उसको यूज करके टू सम एक्सटेंट प्रिडिक्शन देना, एक स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस करना कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। दिस मैनिफेस्ट अगेन, ये आप ऑनलाइन शॉपिंग से शुरू कर लें कि इसने इस किस्म की प्रोडक्ट्स खरीदी है तो मोस्ट लाइकली अगली प्रोडक्ट कौन सी खरीदेगा। बट इसको ज्यादा सिंपल रखते हैं, आप गूगल पर जाते हो और ईमेल लिख रहे हो और वो आपको प्रिडिक्टिव टेक्स्ट देने लग जाता है कि अभी आपने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया होता, वो आपको आगे से वो प्रिडिक्शन दे रहा होता है कि लाइकली ये आप यू विल टाइप इट, एंड समटाइम्स यू रियली यू टाइप, you intend to type that. That is, there is a machine learning model which has consumed data. Data क्या है कि आप जनरली दुनिया में लोग क्या लिखते हैं, किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आता है जनरली, ठीक है। अगर ईद का टाइम है तो ईद के बाद सेकंड वर्ड क्या मोस्ट लाइकली है, मुबारक, तो सो ऑन सो फोर्थ। तो मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि आपका अगला टेक्स्ट क्या होगा, और वो प्रिडिक्ट जितना एक्यूरेट वो प्रिडिक्ट करेगा
उतना वो साउंड है, और उसको एक्यूरेसी के लिए ज्यादा से ज्यादा डेटा चाहिए होगा, ज्यादा से ज्यादा इनपुट चाहिए होगी, ज्यादा कॉम्पिटिशन चाहिए होंगी। दैट इज मशीन लर्निंग। एआई भी एक एक्सटेंशन ऑफ मशीन लर्निंग है, बट लेट मी गिव जस्ट वन एग्जांपल। कि आपने पूरा वो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट यूज करके आपने एक टेक्स्ट लिखा है, और आप उस एआई मॉडल क्या होगा, आप उससे कहेंगे ये 500 वर्ड्स का एक टेक्स्ट है, इसको समराइज कर दो 150 वर्ड्स में। सो एनीथिंग दैट टेक्स मशीन लर्निंग टू अ लेवल वेयर इट स्टार्ट्स डूइंग more humanly similar tasks, that's AI. So difference between machine learning, so एक आप AI को एक advanced in implementation या deployment of machine learning कह सकते हैं। So first that to be clear, how it is being used, I've already kind of touched upon this के in financial ecosystem machine learning use करके लोगों लोगों को अगेन प्रोफाइल किया है, लोगों का डेटा है, ये सारा गार्बल डेटा है कि जाहिद ने इस वेबसाइट से शुरू किया, 50 वेबसाइट से होता हुआ ये आखिरी इस वेबसाइट में जाके इसने कोई सब्सक्रिप्शन ली या कोई चीज खरीदी। तो इस सारे बिहेवियर को और कुछ साइड चैनल इंफॉर्मेशन को मैं यूज एक मॉडल को दूंगा, वो मॉडल लर्न करेगा, आपका आपको प्रोफाइल करेगा, आपके पैटर्न्स को देखेगा, बिहेवियर्स को देखेगा, और मुझे एक आउटपुट दे सकता है कि मोस्ट लाइकली ये किन किन चीजों में इंटरेस्टेड है, इसको कौन से एड्स दिखाए जाएंगे तो ही इज मोर लाइकली टू क्लिक। दैट इज बेसिकली द यूसेज ऑफ मशीन लर्निंग और एआई in online financial ecosystem. There are other methods too, we can get to them at some other time, but largely speaking this is one of the main use cases. इसमें साथ ये भी बताए, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, दोनों को डिफरेंशिएट किया, मशीन लर्निंग और एआई को। लेकिन ये बताइए, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगा आपसे कि क्या एआई मशीन लर्निंग का हिस्सा है, या एआई या मशीन लर्निंग एआई का हिस्सा है? बड़ा क्या है, फ्रेमवर्क क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछे। सबसे पहले तो ये जान लो कि मशीन लर्निंग हो, एआई हो, डीप लर्निंग हो, ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है। कि आप इस बिल्कुल इस तरह से देखो कि अगर बादल आए हुए हैं तो आप बता सकते हो कि यार बारिश होने का चांस कितना है, बिकॉज वो बादलों की वो से गरज चमक से या उनकी डेंसिटी जितना जितना आपका माहौल चल रहा है। तो जब आप ये कहते हो ना कि यार आज बारिश के ज्यादा इम्कान हैं, वो बेसिकली आप एक स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस, एक प्रोबेबिलिटी का इन्फ्रेंस कर रहे होते हो कि यार चांसेस इतने हैं। मशीन लर्निंग भी एट द एंड ऑफ द डे यही करती है। इसी चीज का नाम है कि आपने डेटा लिया, बेशक आप इसी वेदर फोरकास्ट पे आ जाओ कि जनाब बादल इतने थे, इस इलाके में इतनी हवा चल रही थी, तो लाइक्लीहुड क्या है बारिश की, और पिछले एक साल का पूरे का डेटा आपने उसको फीड कर दिया। अगले दिन सुबह उसने आपके मॉडल ने देखा या आपने उसको इनपुट दिया कि जी इस वक्त कंडीशन ये हैं, कितने चांसेस हैं बारिश होने के, वो आपको बता देगा। अब मशीन लर्निंग अगेन स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस है, एआई भी स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस है। बट एआई जिसको आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज आप उसको ये कह लें कि उसमें ज्यादा ज्यादा चीनी डाली होती है, आपने उसको ज्यादा टूल्स ये दिए होते हैं या कंप्यूट पावर दी होती है, ज्यादा डेटा दिया होता है, तो वो ज्यादा उसकी एप्लीकेशन ज्यादा ब्रॉड स्केल हो जाती है वो उसके अंदर मशीन लर्निंग मॉडल ही लगे हुए हैं। बिल्कुल, अगर जो आप चैट जीपीटी भी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर मशीन लर्निंग वो है, एआई का एक एप्लीकेशन है, बट उसके अंदर मशीन लर्निंग के काफी सारे मॉडल्स लगे होंगे, और उनको वो ट्रेन हो रहे होंगे, हर वक्त डेटा के ऊपर ट्रेन हो रहे होंगे। और वो ट्रेनिंग किस चीज का नाम है? वो ट्रेनिंग है स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस का नाम, डेटा को यूज करके कुछ प्रोडिक्शन दो। ऑल आई राइट, होप दैट पार्ट इज क्लियर। आई गॉट इट, गॉट इट। साथ ये बताइए कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में लोगों के बुनियादी क्या कंसर्न्स हैं, और आम तौर पे आम दायरे में, और हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं इनोवेशन और सिक्योरिटी दोनों चीजों को? ठीक। हम्म सेफ्टी और सिक्योरिटी, सबसे पहले तो आपके लिसनर्स के लिए इट्स अ थॉट कि you should think कि what is the difference between safety and security and privacy.
तो I've asked this question by the way to a lot of colleagues, और हम इस पे अक्सर brainstorm करते हैं. So there is no hard and fast rule where I can give you a definition of कि security और safety में क्या फर्क है, privacy में. But there are certain, आप note करो कि safety has generally to do with our physical well-being. आप गाड़ी चलाते हैं, कहते हैं जी हेलमेट पहनो, क्यों? सेफ्टी. सीट बेल्ट पहनो, क्यों? वो सेफ्टी. वो आपको फिजिकल हार्म से बचाती है. अगर कोई कोई स्टॉर्म आ रहा है तो फाइंड अ सेफ प्लेस. Or security has more to do it. Security also in some sense involves physical security, but वो अगर कोई आपकी घर की दीवार तोड़ के आता है, वो आपको फिजिकली तो वो डैमेज नहीं करता. जब आपके घर की दीवार तोड़ी तो सिक्योरिटी ब्रीच हो गई. बट अगर वो आपको थ्रेट करता है या कोई वायलेंस होती है, देन इट्स अ सेफ्टी, बिकॉज सेफ्टी हैज टू डू विद योर फिजिकल. तो हम अक्सर आपके, मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिसनर्स के लिए भी कि कीप थिंकिंग, एंड इफ यू फाइंड अ डेफिनेशन दैट्स वेरी useful to differentiate these two, I'm all ears on that. अब आते हैं कि ऑनलाइन इकोसिस्टम में सेफ्टी, या उसको सिक्योरिटी का टर्म है, मोस्टली ऑनलाइन सिस्टम को हम सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी में लेते हैं, और प्राइवेसी में क्या फर्क है. इसका सादी सी एग्जांपल ये है कि द डेटा दैट यू वांट टू, योर डेटा दैट यू यूज इज योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन. That's privacy is the right that your data should be consumed the way you want and be treated the way you want. That's privacy, that's your right. Safety है कि आपने पासवर्ड लगा दिया. Safety is a security, sorry. Security is basically that the tools you deploy to ensure your data remains private. That is security. So privacy is what, and सिक्योरिटी इज हाउ. प्राइवेसी ये है कि मैं ये डेटा को, मेरा जो बैंक का डेटा है ना, ये किसी के हाथ में नहीं आना चाहिए, किसी को विजिबल नहीं होना चाहिए. सिक्योरिटी क्या, मैंने उसके इर्द गिर्द पिन लगा दिया, उस अकाउंट के इर्द गिर्द पिन है, वो पिन सिर्फ मुझे पता है. सो ऑन, अब लोगों का पैरानॉया जनरली क्या है इस इकोसिस्टम में. अगेन आई डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिप्टो करेंसीज एंड फियाट. क्रिप्टो करेंसीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि व्हेन यू लूज योर प्राइवेट कीज, यू लूज योर फंड्स. बेसिकली आप समझे पासवर्ड है उस, क्योंकि वो सेंट्रलाइज सिस्टम तो है नहीं, उसमें कोई सेंट्रल बॉडी तो है नहीं. इफ यू लूज योर से पासवर्ड्स और पास की, then you lose your bitcoins or your cryptocurrency tokens, and that's it. उसमें wallet recovery के बहुत सारे mechanisms है, but it's one of the major problems. When you lose your private key, you lose your money. So एक ये है कि आपकी अगर प्राइवेट की स्टील कोई 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 उसे गेस कर ले या उसको कॉपी कर ले या कहीं लीक हो गई, again you will lose your money. With banks, yeah, with in fiat ecosystem, that is also a concern. Online fraud एक बहुत बड़ा concern है. Banks के अंदर if somebody gets into your account because it's now digitized, so they can easily move money. Now banks deploy certain features where you can claw back that money, and you can do certain techniques there. But that is again कि आप अगर, और by the way, it's also important to the previous questions that we had. Number one, कि certain machine learning models can actually infer. पहले तो ना पासवर्ड को क्रैक करते थे, that's a brute force technique. अगर आपका मुझे पासवर्ड पता चल गया है, वो ब्रीच हो गया और आपने चेंज किया है, आई कैन यूज मशीन लर्निंग मॉडल्स टू गेस अगेन, वही स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस कि जाहिर ने अपना पासवर्ड चेंज किया, इसका अगला पासवर्ड मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है. सो मुझे ब्रूट फोर्स नहीं करना पड़ेगा, मुझे सारी ट्रायल्स नहीं मारनी पड़ेंगी, बट आई कैन ऑलरेडी लिमिट कि यार इसी रेंज में उसने कोई अगला पासवर्ड रखा होगा, पिछले पासवर्ड के आगे 2-3 लेटर्स लगा दिए होंगे. सो टू 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 समराइज दिस, सिक्योरिटी और सेफ और ऑनलाइन सिक्योरिटी कंसर्न्स आजकल जो है वो यही हैं कि यू लूज योर डेटा, और आपकी प्राइवेसी या आपकी प्रोफाइलिंग करके आपका पर्सनल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रिडिक्ट किया जा सके, आपके अनऑथ एंड देन यूजिंग इट टू मेक एन अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट और एक्सेस इनटू योर accounts, which could be digital accounts in any way, fiat or cryptocurrencies, and stealing that money. Yeah, fraud, yeah, sending you something, and you're checking out on a website that looks perfectly legitimate, but it's actually a phishing website that steals your credentials. Yeah, it's a scam website जो आपको कभी product वापस नहीं भेजेगी, so on and so forth. So those are certain security risks in the current financial ecosystem. अच्छा, ये इस चीज से बचने के लिए एक कोई क्वेश्चन है, उसको आप क्विकली बता दें 30 सेकेंड्स में.
में कि ये जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है, देखिए अगर हम्म। किसी को पासवर्ड का पता चल भी गया, पर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है और उसके बाद ज़ाहिर है आपका ना तो मोबाइल तो मौजूद नहीं है, मैसेज तो वो नहीं देख सकता टू फैक्टर का जो पिन कोड आपके पास आया है। तो क्या इससे बचा जा सकता है? इज़ द राइट वे या वो भी क्रैक हो जाता है? Short answer, again, as you requested. Number one, it is better than just passwords, but it is penetrable. इसको भी bypass किया जा सकता है, two factor authentication bypass. ठीक है? It's हाँ। again better than the previous one, but it's not there. Like उसके भी बहुत सारे हम देखते हैं, बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च वर्क है, how two factor authentication can be bypassed. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स को ज़हन में रखते हुए साद आप देखिए जितनी तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, आप एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से डिजिटल पेमेंट्स में, बैंकिंग में और शॉपिंग में जहाँ-जहाँ भी पेमेंट्स इन्वॉल्व है, आप फ्यूचर को कैसे देखते हैं? क्या होने जा रहा है? देखिए, अब तक भी हम आप देखें कि काफ़ी हद तक तो एडवांस अभी भी हम हैं कि आप पेमेंट भले कार्ड से कर दें, आप स्कैन करवा के कर दें। तो मतलब इससे ज़्यादा आसानी या इससे ज़्यादा एडवांस क्या होने जा रहा है? ये बहुत अच्छा। इसको सबसे पहले तो ना, इस क्वेश्चन मैंने पिछले क्वेश्चन का एक पार्ट आंसर नहीं किया, जहां आपने पूछा था कि भाई इनोवेशन और सिक्योरिटी को कैसे बैलेंस किया जाए। शायद वही क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन का जवाब है कि वन ऑफ द वे फॉरवर्ड इज कि हाउ डू वी बैलेंस दिस आउट। ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट हो रहा है, ज्यादा प्रोफाइलिंग हो रही है, कि इनोवेशन भी करनी है, आपने लोगों को पर्सनलाइज एक्सपीरियंस भी देना है, बट एट द सेम टाइम आपने लोगों का कि प्राइवेसी, यू डोंट वांट टू बी प्राइवेसी इन्वेसिव। सो परहैप्स कि कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं हम इस इकोसिस्टम को, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि बहुत सारे लोग, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर, दे आर मोर पैरानॉइड अबाउट देयर डेटा लीकेज, डेटा शेयरिंग, सो दे आर ट्राइंग टू पुल बैक। आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज जेर ताब हैं इसकी वजह से। But at the same time, you want more personalized experience, which requires, which will manifest itself in more and more easier ways to do business or transactions, and that's not possible without data. So finding that middle ground is important. Number two, कि जहां तक आपने ये बात की कि और कितना आसान हो जाएगा चीजें, सो आई थिंक स्काई इज द लिमिट। उसका एक एक पोर्शन ये है इस जवाब का कि आप, अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि हम इस यहां से आगे कहाँ जाएंगे या अगला स्टेप क्या हो सकता है, तो पहले ये देखें कि आपके करंट इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या है। आपके सारे चैलेंजेस खत्म हो गए, आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, अभी तो हमने काफी सारे बताए। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट काफी एक्सपेंसिव होती है। आप यहाँ से आप वायर ट्रांसफर करें, आपको अच्छी खासी फीस पड़ती है। आप चाहेंगे कि यार मैं यहाँ से बैठ के मलेशिया पैसे भेजना चाह रहा हूँ, किसी फ्रेंड, फैमिली, किसी को भी, इट शुड बी इन फ्यू सेकेंड्स एंड इट शुड बी वेरी चीप। उसके ऊपर फीस बहुत कम होनी चाहिए और उसकी सारी ट्रेल और सारा मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। सो वन ऑफ द थिंग्स आई सी इन द नेक्स्ट 4-5 years इज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी का भी एक मेजर बेनिफिट ये है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को बहुत ईजी कर देते हैं। तो फियाट इकोसिस्टम को भी कैचअप करना पड़ेगा कि चीपर एंड फास्टर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। एंड अगेन, फॉलो दिस रूल कि अगर आप देखना चाहते हैं कि वेयर कैन वी हेड, लुक एट व्हाट चैलेंजेस यू हैव राइट नाउ। अभी भी आप जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हैं घर में, बाहर जाके, आपके रमजान चल रहा है या बाकी ईद आएगी, क्या मसाइल हैं। तो इवन इफ यूर एन एंटरप्रेन्योर, थिंक कि बहुत चीजें आसान हो गई हैं, लेकिन इतनी आसानी अभी भी चैलेंजेस है। पूछे लोगों से उनके मसले क्या हैं, और फिर उन्हीं मसलों को, उनमें से कुछ तो मैंने आपको आपको बताया, बाकी यू लर्न विद एक्सपीरियंस, यूज दैट। सही। साद ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा इस पॉडकास्ट का और मैं क्वेश्चन नहीं कहूँगा, आप हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं पाकिस्तान के और इन जनरल पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है और जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी जो उनको इंस्पायर कर सके, उनको मोटिवेट कर सके, एनीथिंग। भाई एक छोटा सा एक पैगाम है जो मैं हर यंगस्टर, हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि इफ आई कैन डू इट, देन एनीवन कैन डू इट। एंड बाय द वे, आई एम ऑफ अ वेरी एवरेज इंटेलेक्ट। उसमें काफ़ी लक होती है, हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें होती हैं। हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट,
But if you think that there is some, if you look at my profile and say कि यार हम इसमें कुछ इसने achieve किया है, then believe that you can do a lot better. If I can do it, you can do it. But उसके लिए आपको एक focus और एक hard work चाहिए होगा, and sky is the limit. राइट। साद, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। बहुत इंसाइटफुल था। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आज के पॉडकास्ट से जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, जितने भी रेलेवेंट लोग या जो इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, मेरा ख्याल में उनको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। उम्मीद है कि हम आइंदा भी आपके साथ इंशाल्लाह पॉडकास्ट करते रहेंगे। इट वाज रियली फैंटास्टिक एंड रियली थैंकफुल to you for joining today's podcast. Pleasure, Zahid. Pleasure. And anyone can reach out through you and directly reach out if they have any questions.